गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। ठीक है, स्वतंत्रता मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें पहला दिया है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता के विषय में दो धारणाएं हैं। कुछ विचारकों का मत है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जिस प्रकार की स्वतंत्रता का उपयोग करता था वह प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, जिसे प्रतिबंधित, नियंत्रित एवं मर्यादित करने का राज्य को अधिकार नहीं है। परंतु प्राकृतिक अवस्था में न तो राज्य था और न ही राज्य के कानून, अतः मनुष्य स्वेच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। बाद में सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य अस्तित्व में आया और जिसके द्वारा बनाए कानूनों में मानव जकड़ गया। हॉब्स, लॉक और रूसो इसी धारणा के समर्थक है। इसीलिए रूसो ने लिखा है, मनुष्य जन्मतः स्वतंत्र है परंतु सर्वज्ञ जंजीरों में जकड़ा हुआ है। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्र संबंधी उपयुक्त धारणा सही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे जंगली नियम प्रचलित था। अतः राज्य और कानूनों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का न तो कोई अस्तित्व ही था और न ही कोई अर्थ। प्राकृतिक स्वतंत्रता संबंधी दूसरी धारणा के अनुसार मनुष्य में स्वतंत्र होने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। इसीलिए स्वतंत्रता प्राकृतिक है, जो मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए परमावश्यक है। इसके अभाव में मानव को अपने पूर्णत्व की प्राप्ति होना असंभव है। इसी धारणा के आधार पर ग्रीनलॉस्की और रिची ने प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदत्त कुछ स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने से राज्य को क्या किया जा सकता है, रोका गया है। अब इसमें दूसरा दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के स्व से है उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने उच्चतम विकास हेतु स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु उसके व्यक्तिगत कार्यों से दूसरों की स्वतंत्रता दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के स्व से है उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने उच्चतम विकास हेतु स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु उसके व्यक्तिगत कार्यों से दूसरों की स्वतंत्रता किसी भी रूप में प्रतिबंधित ना होती हो। ठीक है, इसमें जेएस मिल और बर्न्स रसेल ने क्या किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। जेएस मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, बशर्ते उसकी स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता को हानि ना हो। मिल ने ही लिखा है, मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। तीसरा, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। गैटिल ने लिखा है, नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वे अधिकार और विशेषाधिकार आते हैं जिनका राज्य सृजन करता है और जनता के लिए उनकी रक्षा करता है। नागरिक स्वतंत्रता में जीवन की सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय पाने की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है। नागरिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाने के कारण सीमित स्वतंत्रता होती है। चौथा है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिकों को राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता से है। लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता में मतदान करके जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित होने, योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने और विचार अभिव्यक्ति के द्वारा सरकार की आलोचना करने के अधिकार सम्मिलित है। गिलक्राइस्ट ने लिखा है, राजनीतिक स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र का क्या है, पर्यायवाची है। पांचवा इसमें दिया है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य आर्थिक सुरक्षा संबंधी उस स्थिति से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपना जीवन यापन कर सके। लास्की ने लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी
जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो। जब तक लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का उनके लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता। GDH कोल के शब्दों में आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? कोरी कल्पना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार कहा था, एक भूखे मनुष्य के लिए मत मतलब वोट का कोई उपयोग नहीं है। इसमें छठवां दिया है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा पूर्वक किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता से है। राज्य को नागरिकों के धर्म पालन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म के विषय में तटस्थ हो रहकर राज्य को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप धारण करना चाहिए। भारत में राज्य का कोई राजधर्म नहीं है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। राज्य के समस्त नागरिकों को धर्म पालन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सातवां इसमें दिया नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य अंतरात्मा के अनुसार सत्य का पालन करते हुए आचरण करने की स्वतंत्रता से है। इस धारणा के प्रवर्तक हैं कांट ने कहा था, इस प्रकार आचरण करो कि तुम्हारी इच्छा से सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सके। नैतिक दृष्टि से परतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं की जा सकता और नैतिक स्वतंत्रता के अभाव में मानव व्यक्तित्व का विकास भी संभव नहीं है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ सहयोग, सद्भावना और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना ही नैतिक स्वतंत्रता है। आठवां इसमें दिया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य स्वतंत्रता से है, अंदर और बाहर, है ना। अर्थात व्यक्ति की भांति ही राष्ट्र का अपने आंतरिक एवं बाह्य विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए और किसी अन्य राष्ट्र को उसके किसी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए जिससे वह किसी अन्य राज्य के अधीन न रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु ही बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जब तक यह ब्रिटिश सरकार से हमें प्राप्त नहीं होगी हम संघर्ष करते रहेंगे।